हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। इससे पहले हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आपने वो सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ एग्जाम्पल 1.1 इज हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। इन दिस क्वेश्चन हमें एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है, बट कंडीशन इज विदाउट टचिंग इट। सो इन दिस केस अगर आपको याद हो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने डिस्कस किया था टू हाउ टू चार्ज अ मेटल स्फीयर वेदर बाय टचिंग इट और विदाउट टचिंग इट। तो विदाउट टचिंग इट में हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया था? वी हैव यूज्ड इंडक्शन मेथड हेयर। तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, कंसीडर करो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी अनचार्ज्ड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अनचार्ज स्फीयर है, लेट इसमें पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस कर रहे हैं। देन अब हमें इस स्फीयर को क्या करना है, वी हैव टू चार्ज दिस स्फीयर पॉजिटिवली। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड रोड इसके क्लोज ले आएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड रोड लेके आएंगे ताकि स्फीयर क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। जब आप नेगेटिवली चार्ज्ड रोड को इसके क्लोज लेके आओगे तो चार्जेस की क्या होगी, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन मेथड। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और रिपल्शन के कारण यहाँ पे स्फीयर के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस। फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव चार्ज। हमें इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ से रिमूव करना है। फिर हम यहाँ पे इस एंड पे क्या कर देंगे, कंडक्टर की हेल्प से अर्थिंग कर देंगे। क्लियर? जब आप अर्थिंग करोगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइजेज हियर। अभी हमने रोड को यहीं पे प्लेस करना है, रोड को अभी हमने यहाँ से नहीं हटाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो स्फीयर पे हमारे पास कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे एक्यूमुलेट होगा ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शनल फोर्स के कारण ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट स्टेप, फिर हम क्या करेंगे, अब हम रोड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जब हम इस रोड को, नेगेटिवली चार्ज रोड को यहाँ से रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक दिस, एंड द स्फीयर इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी अनचार्ज स्फीयर था और उस स्फीयर को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना था, तो हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, वी अप्लाइड हियर इंडक्शन मेथड। एग्जाम्पल 1.2 इज इफ 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो बॉडीज हैं, लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकेंड बॉडी। लेट दिस इज अवर फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज अवर सेकेंड बॉडी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी। लेट कर लो, फर्स्ट बॉडी से 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सेकेंड बॉडी की तरफ। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन अनदर बॉडी। अब हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है जब सेकेंड बॉडी पे चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम्ब आ जाए। ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में 10 raised to power इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में कितना टाइम ले रहे हैं, एवरी सेकेंड मीन्स दे आर टेकिंग 1 सेकेंड। क्लियर? तो पहले हम चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू द सेकेंड बॉडी। हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इस 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम।
अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज ऑन 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम. कितना चार्ज आ जाएगा? आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. इट बिकम्स 10, 9 माइनस 19 बिकम्स -10 कूलम. ठीक है, 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम. अब इतना चार्ज एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू दी सेकेंड बॉडी. यू कैन से दैट 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10 कूलम चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी इन टाइम. कितने टाइम में ट्रांसफर हो रही है चार्ज? इन 1 सेकेंड. क्वेश्चन में गिवन है हमें. सो अब क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लेगा? सो यू कैन से दैट 1 कूलम चार्ज इज ट्रांसफरिंग 1 कूलम चार्ज इज ट्रांसफरिंग इन टाइम. सिंपली 1 ये क्या हो जाएगा? वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. इट बिकम्स 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10 सेकेंड. इतने सेकेंड्स लगेंगे. सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला ही हमने अप्लाई किया है यहाँ पे. जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, इट बिकम्स 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड. क्लियर? इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में. अगर आप इसको सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को, हमारा आंसर किस में आ रहा है? सेकेंड्स में. अगर आप आंसर ईयर्स में चाहते हो तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको डिवाइड कर दोगे. हमारे पास टाइम है 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड. हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198 ईयर्स. अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 198 ईयर्स. तो आप खुद देख सकते हो कि 1 कूलम चार्ज हमें कितना चार्ज लिया था हमने? 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू दी सेकेंड बॉडी. अगर इसी स्पीड से एक सेकेंड में अगर 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स. हाउ मच बिग टाइम इज दिस? आप खुद एज्यूम कर सकते हो. ठीक है. सो बेटे, दिस इज अवर second question. Now example 1.3 is how much positive and negative charge is there in a cup of water. अब हमें क्या गिवन है? कोई भी कप गिवन है वाटर का, इन विच वी हैव टू कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन दिस कप ऑफ वाटर. तो हम लेट कर रहे हैं मास ऑफ कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम. हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? मास ऑफ कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम. क्लियर? अब वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? सबको पता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? वाटर का मोलर मास क्या होता है? इट इज 18 ग्राम. ठीक है. मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. इन 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम की बात करें, ठीक है, इन 18 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वाटर इज, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? इट इज एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. क्लियर? अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम की बात करें, इन 1 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में? इट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 18. अब हमें कितना कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम.
250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? इट विल बी, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन 250 ग्राम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 250, इट बिकम्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250। क्लियर? अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इन अ कप ऑफ वाटर। हमारे कप ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, इन 1 वाटर मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटे वाटर मॉलिक्यूल में? इट इज 10, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब हमें कितने मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं? हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर इन this much number 6.022 into 10 raised to power 23 into 250 upon 18 molecules। इतने number of molecules हैं हमारे पास। the number of electrons present are, the number of electrons present are, आप सिंपली क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इट बिकम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे पास? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 10। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, कितना होगा? We simply apply the property of charge, quantization of charge। quantization of charge क्या था? Q is equal to NE। ठीक है, चार्ज क्या होता है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। द टोटल चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये आ रहे हैं, इट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 250 इंटू 10 अपॉन 18 इंटू ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। हम इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी, सॉल्व करने के बाद हमारा चार्ज कितना आ जाएगा? इट इज 1.34 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलम। क्लियर? This much charge is present in a cup of water। कप ऑफ वाटर में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो आप लिख सकते हो दिस मच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। क्लियर? एग्जाम्पल 1.4 is Coulomb's law for force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary masses both have inverse square dependence on distance between the charges and masses। we know that। अब हम यहाँ पे 2 फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कूलम्स फोर्स एंड न्यूटन्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स चार्जेस पे डिपेंड करती है और न्यूटन्स फोर्स मासेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस ऑबे करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, हमने पढ़ा हुआ है। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें इन दोनों फोर्सेस को, कूलम्स फोर्स को और न्यूटन्स फोर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए इनका कंपैरिजन करना है, एंड देन फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो हम हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। हेडिंग दे देते हैं हम। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन।
लाइक दिस, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम सेम लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हम कितना चार्ज लेते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे हम कितना चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। फिर अगर हम दोनों के मासेस की बात करें, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इट इज द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कूलम्ब्स फोर्स की, अगर आप कूलम्ब्स फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करो तो कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है। अभी हम क्या लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग कूलम्ब्स फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। its formula is 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r is the distance between the two charges। अब हमें फर्स्ट चार्ज क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड चार्ज हमें क्या लेना है, प्रोटॉन। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 इज चार्ज ऑन प्रोटॉन। हम मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज r, इट बिकम्स r²। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 E²/r²। ये फॉर्मूला बन गया हमारा कूलम्ब्स फोर्स का। नेक्स्ट सेकेंड फोर्स हमारे पास कौन सी है, न्यूटन्स फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, लेट कर लो, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जी, इट्स फॉर्मूला इज G m1m2/r²। जी क्या होता है हमारा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। m1 क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड m2 इज मास ऑफ प्रोटॉन, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। कैपिटल G ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। मास ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख रहे हैं, लाइक दिस, एमई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय mp अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। Now we have to compare these two forces. We have to compare this electric force and this gravitational force. हम इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। On dividing these two forces, Fe upon Fg, magnitude of Fe upon Fg becomes, Fe का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 E²/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स E²/4πε0। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, इंटू Gm1m2। अब हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, अपॉन 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, इट इज 9 इंटू 10⁻9। G की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m1 यहाँ पे क्या है,
आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन. इट बिकम्स me इंटू mp. me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. आप यहाँ पे 9 भी ले सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए. 9 इंटू 10⁻⁻31. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 2.3 इंटू 10⁻39. 2.3 इंटू 10⁻39. आप खुद एज्यूम कर सकते हो, हमारी ये रेशो आई है इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स. इट मीन्स इस रेशो का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इसीलिए बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10⁻39 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. Now we have to compare the strength of these two forces for two protons. दो protons के लिए अब हमें compare करना है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, इट इज 1/4πε0. Q1 क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन. अब दोनों प्रोटॉन्स कंसीडर करने हैं हमें. Q2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, G m1 क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन. m2 भी क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर टू प्रोटॉन्स अपॉन r². हम सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. It becomes Fe upon Fg, magnitude of electric force upon magnitude of gravitational force becomes 1/4πε0 E² by r² upon G mp² हो जाएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अपॉन r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा. हमारी रेशियो बन जाएगी 1/4πε0 इंटू जी m²p. m²p क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन. 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 अपॉन जी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास E² भी था, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, E². E² क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन. इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, ठीक है. जब हम ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, द आंसर इज 1.3 इंटू 10⁻36. 1.3 इंटू 10⁻36. B part of the question is estimate the accelerations for electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. अब हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस गिवन है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम. We have to calculate the accelerations for the electron and proton. कंसीडर करो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 10⁻10 meter. Now we have to calculate the acceleration for electron and proton. Acceleration के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन बिकम्स फोर्स अपॉन मास. मास तो हमें पता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास भी कितना होता है और प्रोटॉन का भी. अब हमें यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स हेयर. इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, कूलम्स फोर्स का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेट इट इज ई। चार्ज ऑन प्रोटॉन हम क्या ले रहे हैं, ई। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम साइंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 10⁻⁻10 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर बिकम्स 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। दिस मच फोर्स। क्लियर। अब हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्या होगा, इट इज फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स तो दोनों के लिए सेम होगी। यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स अभी कैलकुलेट की है हमने, 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 9.1 × 10⁻31 kg। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, द आंसर विल बी 2.5 × 10⁻22। एक्सीलरेशन है तो ऐसे यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर इज 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। उसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितनी है हमारे पास, इट इज 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.3 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन produced in proton. Question is, a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. हमारे पास क्या है, एक metallic sphere है that is suspended by a nylon thread, means by an insulator. Another charged metallic sphere B carried by an insulating handle is brought close to A such that distance between their centers is 10 centimeter. अगर हम फिगर की बात करें, फिगर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, दिस इज अवर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए, लाइक दिस इट इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड। दिस इज अवर मेटेलिक स्फीयर बी, इट इज ऑल्सो चार्ज्ड एंड इट इज कैरिड बाय एन इंसुलेटिंग स्टैंड। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करें, व्हाट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इट इज, लेट कर लो, ए पे चार्ज कितना है Q1, बी पे चार्ज हम कितना ले रहे हैं Q2। द फोर्स बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। At this time, when these two spheres A and B are separated by distance 10 centimeter, the force is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Next, the resulting repulsion of A is noted. That means A repel कर रहा है, that means दोनों पे चार्ज क्या लेना है, हमें सेम लेना है, ठीक है। Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively. C and D are then removed and B is brought closer to a distance of 5 centimeter between their centers. अब आपको यहाँ पे क्या देना है, ध्यान देना है, सेकेंड स्टेप में A और B को हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर C और D के साथ कांटेक्ट में प्लेस कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। C और D क्या है, अनचार्ज्ड है। अब क्वेश्चंस में हमें एक और चीज गिवन है, स्फीयर्स A एंड C एंड स्फीयर B एंड D हैव आइडेंटिकल साइजेस। चारों स्फीयर्स का साइज सेम है,
दैट मीन्स जब आप ए को सी के साथ कांटेक्ट में प्लेस करोगे और बी को डी के साथ कांटेक्ट में प्लेस करोगे, हो जाएंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि चारों स्फीयर्स का साइज क्या है यहाँ पे सेम है। ए पे ओरिजिनल चार्ज कितना था Q1, आफ्टर शेयरिंग इट बिकम्स Q1/2। सी पे कितना चार्ज आ जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू Q1/2। बी पे कितना चार्ज था Q2, जब डी के साथ उसको कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली शेयर्ड हो जाएगा, इट बिकम्स Q2/2। डी पे कितना चार्ज आ जाएगा, इट इज ऑल्सो Q2/। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, C एंड D आर देन रिमूव्ड। C और D को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, दोनों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद एंड B इज ब्राउट क्लोजर टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। C और D को हम रिमूव कर देंगे और A और B को एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज लेके आएंगे। पहले दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे, अब हमने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया। डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अगेन हमें कूलम्स फोर्स अप्लाई करना है। यहाँ पे इस केस में ए पे अब कितना चार्ज है, इट इज इक्वल टू Q1/2। बी पे कितना चार्ज है, इट इज इक्वल टू Q2/2। अगर इस केस में हम कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, इट बिकम्स F इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज ऑन ए इज Q1/2 इंटू चार्ज ऑन बी इज Q2/2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले कितना था, 10। ओरिजिनल डिस्टेंस हम ले रहे थे R, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस अब हमें कितना लेना है, R/2। इट बिकम्स R/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। आप इसको सॉल्व करोगे, इट बिकम्स 1/4πε0 Q1 Q2/R²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स अब फोर्स जो आपके पास है, लेट इट बी F'। क्लियर। जब हमने चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्जेस क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, और डिस्टेंस को भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। उस केस में हमारे पास कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ओरिजिनल फोर्स का क्या फॉर्मूला था, सेम 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इट मीन्स फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। F' इज इक्वल टू F। इन दिस केस फोर्स विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल 1.6 को हम पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ पे उस वीडियो में जाके दोबारा से उसको रिकॉल कर सकते हो। नाउ एग्जाम्पल 1.7 इज कंसीडर द चार्जेस Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो तीनों साइड्स हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, L, ठीक है। बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज इक्वल साइड्स, सो ईच साइड इज ऑफ लेंथ L। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमें क्या करना है, हर एक चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है। इन दिस केस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है Q। अगर फोर्सेस को हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस। दिस इज अवर फर्स्ट चार्ज, दिस इज अवर सेकेंड चार्ज एंड दिस इज अवर थर्ड चार्ज Q3। इस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। नाउ द चार्ज एट पॉइंट C नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स को हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, लेट दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय F1। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का।
अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑफ 120 डिग्री। क्लियर ना। यहाँ पे देखो इस तरह से हमें गिवन है, यहाँ पे ये हमारे पास F13 है और यहाँ पे हमारे पास F12 है। ये एंगल 60 का है तो ये एंगल कितने का होगा, 120 का। यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनना चाहिए, 180 का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस F1। हमें ये F1 कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पहले F12 और F13 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 एंड F13? अगर F12 और F13 के मैग्नीट्यूड की बात करें, F12 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है हमारा ए पे, Q। ठीक है, सेकेंड चार्ज बी पे हमारा कौन सा है, Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज L, इट बिकम्स L स्क्वायर। F12 का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ रहा है। अब हम बात करते हैं F13 की। तो F13 क्या होगा, हम यहाँ पे ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड्स की। इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज हमारा क्या है, Q। नेक्स्ट चार्ज 3 वाला Q3 हमारा कितना है, -Q, बट हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, इट बिकम्स Q/L स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग रही है, F12 इज इक्वल टू F13। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस F1। अब हमें ये F1 कैलकुलेट करनी है। तो F1 क्या होगी यहाँ पे, F1 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा। बहुत बार किया है हमने। इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ F12² + F13² + 2 F13 इंटू कोज एंगल, दोनों फोर्सेस के बीच में हमें कितना गिवन है, 120 डिग्री, लाइक दिस। नेक्स्ट, अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट कर लो, इट इज इक्वल टू F। इट बिकम्स F² + F² + 2F²। cos 120 कितना होता है, इट इज इक्वल टू -1/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब आप सोल्व करोगे इट बिकम्स F² + F² बिकम्स 2F², माइनस प्लस माइनस बिकम्स -F²। अंडर रूट में आपके पास क्या आएगा, F²। सोल्व करोगे इट बिकम्स इक्वल टू F। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 हमारा लेट कर लो क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू F। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू F। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखो, F1 आपका इधर पॉइंट कर रहा है लाइक दिस, इसके पैरेलल आपके पास क्या है, BC। ठीक है, सो यू कैन से दैट F1 की डायरेक्शन क्या है, अलोंग BC। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डायरेक्शन इज अलोंग B to C, अलोंग BC। दिस इज अवर F1। अब सेकेंड चार्ज की अगर बात करें, ठीक है, Q2 पे Q1 क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब जो थर्ड चार्ज है हमारा, दिस दैट इज नेगेटिव चार्ज, ये इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, F21 और F23 का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, लाइक दिस। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F21 एंड F23। अगेन ये एंगल हमारे कितने का है, 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, 120 डिग्री का। अगेन हम सेम वे में सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कंसीडर, जब आप पूरा इसको सॉल्व करोगे तो F2 लेट कर लो, ये रिजल्टेंट हमारा क्या है, F2 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 बिकम्स इक्वल टू F। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप कौन सी डायरेक्शन लोगे, इट इज एक्टिंग अलोंग AC, फ्रॉम A to C, लाइक दिस। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग AC, फ्रॉम A to C। अब बात करते हैं थर्ड चार्ज की। ठीक है, थर्ड चार्ज पे Q क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज।
सेकेंड चार्ज क्या करेगा, थर्ड चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन. दिस इज फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज. इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, लाइक दिस. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट इट बी F3. अब दोनों फोर्सेस में एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया. अब एंगल आपको कितने का कंसीडर करना है, यहाँ पे 60 डिग्री. जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे F3 क्या बन जाएगा, F3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री. आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे. फिर आप इन फोर्सेस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे. F31 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एल स्क्वायर. मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे. सिमिलरली F32 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एल स्क्वायर. F31 इज इक्वल टू F32. क्लियर. सो इट बिकम्स, फिर आप क्या करोगे, इसको लेट कर लो, F है. इट बिकम्स F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60. cos 1/2. इट बिकम्स इंटू 1/2. 2 से 2 कैंसिल. F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बिकम्स 3F स्क्वायर. अंडर रूट में आपके पास क्या आ रहा है, 3F स्क्वायर. जब आप सोल्व करोगे F3 बिकम्स अंडर रूट 3F. F3 बिकम्स अंडर रूट 3F. डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर हम F3 वेक्टर के रिजल्टेंट की बात करें तो इट विल बी लाइक दिस. इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. सो यू कैन से दैट इट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन. ये वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, ACB, इन विच जो ACB को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट विल बी एक्टिंग अलोंग डायरेक्शन बाइसेक्टिंग एंगल क्या है हमारा यहाँ पे, ACB. बाइसेक्टिंग एंगल ACB. क्लियर. यहाँ पे हमने तीनों फोर्सेस F1, F2 एंड F3 तीनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था. अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए प्रूव दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों फोर्सेस का सम यहाँ पे क्या है, 0 है. तो आप किस तरह से प्रूव करोगे इसको, ये भी हम सीख लेते हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए हम देखो कैसे करेंगे. हम तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट, जो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर्स आए हैं F1, F2 एंड F3, इन तीनों की डायरेक्शंस देख रहे हैं. F1 इज पॉइंटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन like this. F1 is pointing like this. This is our F1. F2 is pointing like this. This is our vector F2. अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल की बात करें. ठीक है, तो F1 किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग BC. और F2 की अगर डायरेक्शन की बात करें तो F2 किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग अलोंग AC. ध्यान दो बेटे, F1 एक्ट कर रहा है अलोंग BC, F2 एक्ट कर रहा है अलोंग AC. BC और AC में एंगल कितना गिवन है हमें, 60. BC और AC में एंगल कितना है हमारा, 60. तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री. F3 किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस. तो F3 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. अब हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है. तो पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे. ये इस डायरेक्शन में होगा. F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, F1 और F2 का रिजल्टेंट, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. F1 इज इक्वल टू F2, लेट कर लो किसके इक्वल है, F के इक्वल है. इन दोनों फोर्सेस का फिर रिजल्टेंट क्या होगा, लेट कर लो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2. दोनों में एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री. अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इट इज इक्वल टू F. इट बिकम्स F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60. cos 60 हमारे पास क्या होता है, इट इज 1/2. 2 से 2 कैंसिल. आप सोल्व करोगे, इट बिकम्स 3F स्क्वायर
it becomes under root 3f. Clear? Resultant of f1 and f2 becomes under root 3f. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट 3f. f3 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, हमने कैलकुलेट की हुई है. f3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3f. हम पुट कर देते हैं यहाँ पे f3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3f. आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज अंडर रूट 3f, और यहाँ पे हमारे पास फोर्स वेक्टर है f3 that is equal to under root 3f. Two vectors equal acting which are equal and acting in opposite direction. तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. सो यू कैन से दैट f1 प्लस f2 प्लस f3, तीनों फोर्सेस का सम यहाँ पे क्या होगा, 0. एग्जाम्पल 1.8 इज an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of 2 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. When the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. Compare the time of fall in each case. Contrast the situation with those of free fall under gravity. अब इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है. फिगर में आप देख सकते हो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. अब जब वी नो दैट जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगी. उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QE. Q इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. जब फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इज यू कैन सेड दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा हमारे पास. इट बिकम्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू QE. From this formula we can calculate acceleration. Acceleration क्या बन जाएगा, QE by m. Clear? Here Q is the charge on electron. It is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. What is the value of electric field? It is 2 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. And mass of the electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. हम इसको सॉल्व करेंगे. द एक्सीलरेशन बिकम्स 3.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? दिस मच एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल. टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जब हमारा मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो, तब हम काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो हम सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. S को हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, Y. इट बिकम्स Y इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. U हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 लेंगे. ठीक है. इट बिकम्स हाफ A इंटू टी स्क्वायर. वी हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम T. इट बिकम्स 2y अपॉन A. 2y अपॉन A. टाइम क्या हो जाएगा, फिर हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे. टाइम बिकम्स अंडर रूट 2y अपॉन A. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे. टाइम बिकम्स अंडर रूट 2. y क्या है हमारे पास, दिस डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करेंगे. इट बिकम्स 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर अपॉन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज 3.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर बिकम्स 2.9 into 10 raised to power minus 9 second. दिस इज द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को फॉल करने में इतना टाइम लगेगा, दैट इज 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 सेकेंड. अब हम प्रोटॉन के लिए देखते हैं. ठीक है, प्रोटॉन के लिए हमें ये केस गिवन है. सेम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 1.5 सेंटीमीटर. सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू QE. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू QE. एक्सीलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा? इट बिकम्स QE बाय M. अब वैल्यूज पुट करेंगे. Q चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम रहेगी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन M. M यहाँ पे क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg. हम इसको सॉल्व करेंगे. इस केस में हमारा एक्सीलरेशन आएगा 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस मच एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ प्रोटॉन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम. टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन. y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे हमारी ये टर्म 0 हो जाएगी. इट बिकम्स हाफ at स्क्वायर. टाइम फॉर द फॉल ऑफ प्रोटॉन बिकम्स √2y अपॉन a. √2 y कितना है हमारे पास? 1.5 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे लाइक दिस. अपॉन एक्सीलरेशन इज 1.92 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग दिस द टाइम बिकम्स 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेकेंड. 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 सेकेंड. अगर हम इन दोनों केसेस को कंसीडर करें, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन? इट इज approximately 10 raised to power 15 meter per second square. What is acceleration in case of proton? प्रोटॉन के केस में कितना एक्सीलरेशन आ रहा है? 10 raised to power 12 meter per second square. So you can say that acceleration produced in electron is greater than the acceleration produced in proton. यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है. सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन? हम एक चीज और कैलकुलेट करनी है. कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करें, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यू कैन से दैट अप्रोक्स करके कितना हो जाएगा ये? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर हम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात करें, दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 15 इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 10 रेज टू पावर 12 इन केस ऑफ प्रोटॉन, which is much greater than this acceleration due to gravity. So you can say that in this case of electric field, we can ignore the acceleration produced due to gravity. हम इस एक्सीलरेशन को इग्नोर कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में, because the acceleration produced by electric field is much greater than this acceleration due to gravity. Next example 1.9 is 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 10 raised to power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at points A, B and C as shown in the figure. अब इस क्वेश्चन में हमें P और Q पॉइंट पे दो चार्जेस गिवन है, Q1 एंड Q2. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C इन दिस क्वेश्चन. तो हम हमारे फिगर को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेते हैं. यहाँ पे अगर हम A पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो A पॉइंट पे
Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण क्या होती है, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, लेट इट बी E1 लाइक दिस। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2 इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो हम सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। पहले E1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, इट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 8, 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस हमें कौन सा लेना है, इस पॉइंट का और इस चार्ज का, दैट इज अवर AP, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन AP कितना है 0.05 मीटर, इट बिकम्स 0.05 का होल स्क्वायर। What will be the direction of E1? It is acting along AQ, from A to Q. हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 9 × 10 रेज टू पावर 9, इट बिकम्स 9 × 10 रेज टू पावर 9 × 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे E1 बिकम्स, E1 हमारे पास क्या आ जाएगी 36,000 न्यूटन पर कूलम, इट इज 36,000 न्यूटन पर कूलम, दिस इज अवर E1 एट पॉइंट A, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट E2 एट पॉइंट A। E2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अब E2 किसके कारण है, इट इज ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, E2 किसके कारण है, ड्यू टू दिस सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज कितना है -10 रेज टू पावर माइनस 8, हम नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इट बिकम्स 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस कितना है पॉइंट A में और चार्ज में Q में कितना डिस्टेंस है, इट इज 0.05 मीटर स्क्वायर, इट यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है 9 × 10 रेज टू पावर 9 × 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन AQ क्या है 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। अगेन सेम आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे E2 विल बी इक्वल टू 36,000 न्यूटन पर कूलम। What is the resultant of E1 and E2? Two vectors are pointing in the same direction. तो एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेट रिजल्टेंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। हम दोनों को ऐड कर देंगे, 36,000 प्लस 36,000, द आंसर विल बी 72,000 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम A to Q, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A to Q। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B। अब हमें B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन डायरेक्शंस को पहले पॉइंट कर लेते हैं। B पॉइंट पे अगर हम बात करें, फर्स्ट चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स लाइक दिस, दिस इज अवर E1। अगर B पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेकेंड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें, इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स लाइक दिस, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2। क्लियर, इन दोनों में एंगल कितने का बन रहा है 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारा,
E1 माइनस E2 और इट विल बी E2 माइनस E1, वो हम बाद में देख लेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं E1 एट पॉइंट B, यहाँ पे हम एडिंग दे देते हैं एट पॉइंट B। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट B की, एट पॉइंट B E1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 किस चार्ज के कारण है, ड्यू टू दिस चार्ज विच इज इक्वल टू 10⁻⁻8 कूलम अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे BP स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या लेंगे BP स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपॉन BP कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, देखो सेम बन रहा है 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8 अपॉन 0.05 स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 36,000 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एट पॉइंट B इज 36,000 न्यूटन पर कूलम। अब हम बात करते हैं E2 वेक्टर की, ठीक है। E2 वेक्टर एट पॉइंट B क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है हमारा -10⁻⁻8, इट बिकम्स 10⁻⁻8। मैग्नीट्यूड लेंगे हम। अब B पॉइंट का और Q का डिस्टेंस क्या है BQ, इट इज इक्वल टू BQ। हियर यू कैन राइट BQ होल स्क्वायर। BQ क्या होगा BP प्लस PQ। BQ क्या होगा BQ प्लस PQ। What is the value of BQ? The value of BQ becomes 0.05 plus 0.05 plus 0.05. It becomes 0.15 मीटर, ठीक है। It becomes 0.15 मीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 9 × 10⁻9। चार्ज कितना है 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 4,000 न्यूटन पर कूलम। आंसर इज 4,000 न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर E2। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है E1 का और E2 का एट पॉइंट B। E1 इज ग्रेटर देन E2, तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 कितना है 36,000 माइनस E2 इज 4,000। 36,000 माइनस 4,000 becomes 32,000 न्यूटन पर कूलम। इट इज 32,000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप कौन सी लोगे ग्रेटर वाली। ग्रेटर वाला कौन सा है E1, दैट मीन्स अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन क्या लिखोगे, इट इज अलोंग डायरेक्शन PB प्रोड्यूस। PB को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट पॉइंट B इज इक्वल टू 32,000 न्यूटन पर कूलम अलोंग PB produced, along PB produced. This is our EB. Now we have to calculate electric field intensity at point C. Now we have to calculate electric field intensity at point C. अगर पॉइंट C की बात करें, ये हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड। दिस इज अवर E2। इन दोनों का रिजल्टेंट लेट कर लो, यहाँ पे ये हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों एंगल्स भी क्या होंगे सेम होंगे। तो ये तीनों एंगल्स हमारे कितनी डिग्री के हो जाएंगे, दे विल बी ऑफ 60 डिग्री लाइक दिस। अब ये एंगल 60 डिग्री का है तो
तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो ऑफ 60 डिग्री। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख सकते हो, ठीक है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, 60 डिग्री के हो गए। देन दीज आर दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा, दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट EC, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट E1 एंड E2। E1 हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट पॉइंट C। अब हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट पॉइंट C। तो E1 हमारा होगा 1/4πε0 Q अपॉन R²। E1 किस चार्ज के कारण है, ड्यू टू दिस चार्ज, it becomes 10⁻⁸ upon distance will be PC square, distance will be PC square। 1/4πε0 क्या होगा, 10 × 10⁹ इंटू 10⁻⁸ अपॉन PC हमें कितना गिवन है, 0.1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम्स 0.1 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एट पॉइंट C आ रही है हमारे पास 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब E2 को अगर कैलकुलेट करना हो एट पॉइंट C, व्हाट इज E2? E2 क्या होगा, 1/4π, E2 क्या होगा 1/4πε0। चार्ज कितना है हमारे पास यहाँ पे, -10⁻⁸, इट बिकम्स 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना है, पॉइंट C का और चार्ज का, इट इज 0.1 मीटर, इट बिकम्स यहाँ पे 0.1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अगेन सेम वैल्यूज आ रही हैं। 1/4πε0 क्या होगा, 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद E2 हमारे पास क्या आएगा, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ से हमने क्या कॉन्क्लूड किया, E1 इज इक्वल टू E2 एट पॉइंट C, E1 इज इक्वल टू E2। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, इट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, इट इज इक्वल टू √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। एंगल कितना है दोनों में, 120 डिग्री, इट बिकम्स cos 120 डिग्री। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट इट बी E1 मान लेते हैं दोनों को, ठीक है। इट बिकम्स E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 बिकम्स 2E1 स्क्वायर। cos 120 क्या होता है, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, इट बिकम्स 2E1 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट बिकम्स E1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C बिकम्स 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, डायरेक्शन क्या होगी, it is acting along CR which is parallel to AQ, CR parallel to AQ और parallel to PQ, ठीक है। along डायरेक्शन क्या होगी, along CR parallel to PQ, this is electric field intensity at point C। now we have calculate तीनों intensities हमने calculate कर ली, at point A, at point B and at point C। This is our question number 1.9। Now example 1.10 is, two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart। Determine the electric field at point P on the axis of dipole 15 centimeter away from its center on the side of positive charge a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole as shown in the figure। अब इस क्वेश्चन में हमें एक डाइपोल गिवन है, here is the negative charge and here is the positive charge।
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक दिस। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2a। चार्ज हमें कितना गिवन है? पहले हम डाइपोल मोमेंट को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। चार्ज हमें कितना गिवन है? 10 माइक्रोकूलम। इट बिकम्स 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रोकूलम है, इट बिकम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। इंटू 2a। 2a क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इट इज 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मीन्स 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 और माइनस 3 बिकम्स माइनस 9, माइनस 9 और प्लस 1 बिकम्स माइनस 8। क्लियर? वट आर द SI यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट? इट इज कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर ली हमने इस डाइपोल की। नेक्स्ट, इन पॉइंट ए वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। हमने डेरिवेशंस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एंड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। दिस इज अवर डाइपोल मोमेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, that is a point on axial line of dipole. So we apply the formula of electric field intensity at axial line of dipole here. डेरिवेशंस की थी हमने, आप वहाँ पे जाके रिकॉल कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। p क्या है? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, और r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस केस में हमारा ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा? OP। OP हमें कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो गया 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 2 एज इट इज P। डाइपोल मोमेंट कितनी है? 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम मीटर। इट बिकम्स 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम मीटर अपॉन डिस्टेंस OP। OP कितना है? 15 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब। फॉर्मूले में क्या है हमारे पास? क्यूब। यहाँ पे हम इसका क्यूब लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन विल बी अलोंग BP, ठीक है। आप लिखोगे डायरेक्शन विल बी अलोंग BP। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q। फॉर दिस वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ equatorial line. What is electric field intensity at equatorial line of dipole? That is equal to half of electric field intensity at axial line. क्या फॉर्मूला होता था बेटे हमारे पास? It is 1/4 pi epsilon naught P upon r cube. So equatorial is half of axial line. हम डायरेक्ट इस वैल्यू का क्या कर देंगे? यहाँ पे हाफ कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, यहाँ पे हमें पॉइंट क्या गिवन है? Q। Q बिकम्स हाफ ऑफ दिस वैल्यू। इट इज 2.67 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। जब हम इसका हाफ करेंगे द आंसर विल बी 1.33 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम। This is our electric field intensity at point Q on equatorial line of given dipole. डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। यू कैन से दैट इन डायरेक्शन along a line parallel to BA, along a line parallel to BA, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं द डायरेक्शन विल बी
along a line parallel to BA, like this. ठीक है, along a line parallel to BA. This is our electric field intensity at point Q. हम पॉइंट P से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, इट वुड बी स्फेरिकली सिमेट्रिकल लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। अब अगर आप ध्यान से इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर करो तो इस गॉसियन सरफेस में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है एज वेल एज नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है, प्लस ZD। यहाँ पे लिख लेते हैं इनसाइड, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस पॉजिटिव चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू प्लस ZD। नाउ व्हाट अबाउट द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर पूरे एटम की बात करें तो पूरे एटम पे कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, माइनस ZD। बट अगर गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस में बस इतना सा ये अंदर का नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये आउटसाइड वाला नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले हमें नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज किसके इक्वल होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस दिस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं द टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द होल एटम। ठीक है, आप लिख सकते हो टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम पूरे एटम का वॉल्यूम क्या होगा, पूरे एटम का रेडियस क्या है हमारा, कैपिटल आर। तो पूरे एटम का वॉल्यूम हमारा क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल नेगेटिव चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज, कितना नेगेटिव चार्ज है पूरे एटम का, इट इज इक्वल टू -Jd। अगर हम बात करें टोटल नेगेटिव चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करें, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इट इज इक्वल टू -Jd अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल मैथमेटिक्स है। फॉर एग्जाम्पल्स आप करते हो, जैसे 10 पेंसिल्स की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 20 अपॉन में 10। वही सेम केस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कितनी वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेगेटिव चार्ज इन दिस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, बिकॉज गॉसियन सरफेस का रेडियस हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर। वी हैव टू कैलकुलेट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस वॉल्यूम। ठीक है, सो टोटल नेगेटिव चार्ज इन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम की बात करेंगे हम, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, -Jd अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस मच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। इतना नेगेटिव चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, -Jd आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्लियर, नाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल charge inside the Gaussian surface. You can write like this, net charge inside, net charge inside Gaussian surface, net charge inside Gaussian surface is equal to positive charge plus negative charge. पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारा, +Jd, नेगेटिव चार्ज कितना है, -Jd आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, Jd कॉमन ले लेंगे, इट बिकम्स 1 - आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। दिस इज द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नाउ वी सिंपली यूज गॉस थ्योरम हेयर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू E.ds। फ्लक्स, फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल की बात करें तो कितना होगा हमारा, अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, दिस चार्ज Q represents total charge present inside the Gaussian surface. We take here closed integral of E.ds। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल की बात करें, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ds। एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड्स लाइक दिस। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो दोनों में एंगल हम क्या लेंगे, 0। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स EDS cos 0 इज इक्वल टू Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं। इट बिकम्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ds। व्हाट इज cos 0,
cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इट बिकम्स क्यूब इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ रही है, इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इनसाइड द एटॉमिक मॉडल। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्यू हमारे पास है जेड डी इंटू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा दिस टर्म जेड डी अपॉन 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जेड डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस, जब आप 1 बाय आर स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, इट बिकम्स आर अपॉन आर क्यूब, इट बिकम्स आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटॉमिक मॉडल एट अ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। Now we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी एटम। ठीक है, अभी हमने कौन सा केस किया था, इनसाइड दी एटम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी एटम। उसके लिए अगेन हम क्या करते हैं, एटॉमिक मॉडल हमारा ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब कंसीडर कर रहे हैं हमें, हमारे पास इस तरह से एक एटम है, स्फेरिकल एटम, सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लस जेड डी। न्यूक्लियस के सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लाइक दिस। अब हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर आउटसाइड दिस एटम। ठीक है, तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे P। लेट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल आर। ठीक है, रेडियस ऑफ द एटम हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल आर। अब P से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। द गॉसियन सरफेस विल बी लाइक दिस। नाउ we simply use Gauss theorem here. According to Gauss theorem, the flux will be equal to, flux किसके इक्वल होगा, that is equal to closed integral of E dot ds is equal to Q by epsilon naught। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। लेट करो, हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्मॉल एरिया वेक्टर ds कंसीडर कर लिया। एरिया वेक्टर क्या होगा, इट विल बी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इट विल ऑल्सो बी रेडियली आउटवर्ड। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 क्या होता है, 1। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, इट बिकम्स डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा यहाँ पे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम गॉसियन सरफेस के चार्ज की बात करें, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। अब ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, you can say that positive charge inside Gaussian surface, inside Gaussian surface कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट इज इक्वल टू प्लस जेड डी। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज इनसाइड Gaussian surface, what is the negative charge inside Gaussian surface, इट इज इक्वल टू माइनस जेड डी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो नेगेटिव चार्ज हम कितना लेंगे यहाँ पे -Ze। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 0। क्लियर। तो हमारी इक्वेशन क्या है, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। अब चार्ज हमारा क्या है 0, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। अब एरिया वेक्टर तो हमारा 0 हो नहीं सकता, इट कांट बी इक्वल टू 0। फिर 0 हमारा यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम एट अ डिस्टेंस r is 0। This is our question, last question of our NCERT solved examples। I hope आप सबको ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।